नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं आधुनिक बंगाल की। मतलब एक ऐसा राज्य जिसने कभी सिंगापुर के फाउंडर ली क्वान यू को इतना इंप्रेस कर दिया था कि उन्होंने सोच लिया था कि सिंगापुर को बस बंगाल जैसा बनाना है। सोचिए जरा। लेकिन आज आज वही राज्य ढेरों बुनियादी और आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। तो आखिर ये ऐतिहासिक बदलाव हुआ कैसे? चलिए गहराई से समझते हैं। एक वक्त था, 17वीं सदी की बात है। जाने माने ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन का शोध बताता है कि तब दुनिया की कुल जीडीपी में अकेले बंगाल का 12% हिस्सा था। पूरे एशिया का 80% कच्चा रेशम यहीं से आता था। पर आज की सच्चाई बिल्कुल उलट। आज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक में भारत के 28 राज्यों में बंगाल खिसककर 27वें नंबर पर आ गया है। और तो और देश के करीब 4 लाख भिखारियों में से 1 लाख सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में हैं। ये आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं ना? अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, तब बंगाल भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब था। पूरे देश का 27% औद्योगिक उत्पादन, जी हां 27%, अकेले बंगाल से आता था। टाटा स्टील, बाटा, आईटीसी, हिंदुस्तान मोटर्स, इन सभी बड़ी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यहीं होती थी। हावड़ा को तो बाकायदा पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता था। और बात सिर्फ फैक्ट्रियों की नहीं थी। एजुकेशन और साइंस में भी बंगाल का कोई मुकाबला नहीं था। 1817 में एशिया का पहला मॉडर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हिंदू कॉलेज, यहीं खुला। 1857 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनी। 1895 में जेसी बोस ने मार्कोनी से भी 2 साल पहले रेडियो वेव्स ट्रांसमिट कर दी थीं। और 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने उस जमाने की सबसे मुश्किल परीक्षा आईसीएस में चौथी रैंक हासिल की थी। मतलब ये वो बंगाल था जो हर फील्ड में पूरे देश को लीड कर रहा था। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? सब कुछ कैसे पलट गया? दरअसल इसका जवाब राजनीति में छिपा है। राजनीति में आए कुछ बड़े बदलावों ने बंगाल की इकॉनमी का पूरा रास्ता ही मोड़ दिया। देखिए, 1967 में एक भयंकर खाद्य संकट आया, जिसके बाद पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। फिर 1977 में सीपीएम यानी वामपंथी दल पूरे बहुमत के साथ पावर में आए। आगे चलकर 2006 में टाटा नैनो फैक्ट्री को लेकर वो ऐतिहासिक सिंगूर विरोध हुआ। और आखिरकार 2011 में 34 साल के लंबे वामपंथी शासन को खत्म करके टीएमसी ने सत्ता संभाली। अब इस दौर में एक बड़ा वैचारिक शिफ्ट आया। ज्योति बसु का एक बयान था, बुर्जुआजी के खिलाफ सर्वहारा वर्ग का उदय। ये बयान 1968 की उस घटना के बाद आया था जब अशोक कुमार के कार्यक्रम में भयंकर हिंसा भड़क उठी थी। इस एक सोच ने धीरे धीरे ऐसा माहौल बना दिया जहां उद्योगपतियों और बिजनेस चलाने वालों को एक तरह से विलन या दुश्मन के तौर पर देखा जाने लगा। और इसका सीधा असर पड़ा वहां की इंडस्ट्रीज पर। ये एक स्टेप बाय स्टेप गिरावट थी। 1960 के दशक के आखिर में आदित्य बिरला जैसे बड़े उद्योगपतियों के साथ सड़कों पर बदसलूकी हुई, जिसके बाद उन्होंने अपना पैसा वापस निकाल लिया। फिर 80 के दशक में मिलिटेंट ट्रेड यूनियन कल्चर इतना हावी हो गया कि हर साल 100 हड़तालें होने लगी। नतीजा क्या हुआ? हिंदुस्तान मोटर्स और बाटा जैसी बड़ी कंपनियों ने राज्य से बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिया। देखते ही देखते एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस उद्योगों का शमशान बन गया। उस वामपंथी दौर की जो एंटी टेक्नोलॉजी सोच थी, उससे आप इस मशहूर नारे से समझ सकते हैं, कंप्यूटर खाबे ना लोग खाबे। यानी कंप्यूटर खाएगा या लोग खाएंगे। नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के बजाय ये डर फैलाया गया कि भाई कंप्यूटर आ गए तो लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। और सच मानिए, इस सोच का एक बहुत बहुत बड़ा ऐतिहासिक नुकसान उठाना पड़ा। जब पूरा भारत आईटी बूम के लिए तैयार हो रहा था, तब बंगाल को एक आईटी हब बनाने का प्रपोजल मिला था। लेकिन तब की सरकार ने अपनी विचारधारा के चलते उसे साफ ठुकरा दिया। नतीजा? वो सुनहरा मौका बेंगलोर के हाथ लग गया, जो आज इंडिया की आईटी कैपिटल है। सोचिए, सिर्फ एक आइडियोलॉजी की वजह से पूरी एक पीढ़ी के फ्यूचर के साथ इतना बड़ा समझौता कर लिया गया। अर्थव्यवस्था तो गिर ही रही थी, लेकिन साथ ही एक बहुत ही खतरनाक कैडर सिस्टम भी जड़े जमा रहा था। आंकड़े खुद बोलते हैं, 1977 से लेकर 2011 के बीच इन 34 सालों में बंगाल में 28,000 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हुईं। गांव-गांव और पंचायत स्तर पर एक ऐसा सिस्टम सेट हो गया था जहां अगर कोई आवाज उठाता या असहमत होता तो उसे बलपूर्वक दबा दिया जाता था। तो दशकों की इस राजनीतिक उठापटक, हड़तालों और टैलेंट के पलायन का फाइनल रिजल्ट क्या निकला? वही जो होना था, आर्थिक गिरावट। 1960 में देश की जीडीपी में बंगाल का हिस्सा 10.5% हुआ करता था।
जो 2011 आते आते सिकुड़कर महज 6.5% रह गया। प्रति व्यक्ति आय भी नेशनल एवरेज से नीचे गिर गई। अब ऐसे में जाहिर था राज्य एक बड़े बदलाव के लिए छटपटा रहा था। और यहीं से बदलाव का वादा उभर कर सामने आया। ये एक नए चैप्टर की शुरुआत थी, जहां सालों से थक चुकी जनता को सोनार बांग्ला यानी स्वर्ण बंगाल की एक नई उम्मीद दिखाई देने लगी थी। ममता बनर्जी ने एकदम जमीन से जुड़कर संघर्ष किया। 1990 में उन पर एक जानलेवा हमला हुआ, लेकिन वो डटी रहीं। 1998 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई, लेकिन गेम चेंजर मोमेंट आया 2006 में, जब उन्होंने सिंगूर में किसानों की जमीन के लिए लगातार 21 दिन तक अनशन किया और नंदीग्राम हिंसा के पीड़ितों के साथ मजबूती से खड़ी रहीं। उनके इसी जमीनी संघर्ष ने टाटा को गुजरात जाने पर मजबूर किया और अंततः 2011 में उनकी ऐतिहासिक जीत का रास्ता साफ कर दिया। लेकिन 2011 के इस बड़े सत्ता परिवर्तन के बाद ग्राउंड रियलिटी कितनी बदली? सच तो यह है कि लीडरशिप जरूर बदल गई, पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए नई सरकार ने पुरानी पार्टी के कैडर्स को ही अपने सिस्टम में शामिल कर लिया। झंडों का रंग तो बदल गया, लेकिन ग्रासरूट लेवल पर पावर का जो खेल था वो वैसा ही रहा। कल्याणकारी योजनाओं और निर्माण कार्यों में कटमनी और सिंडिकेट का वही पुराना सिस्टम नए नाम से चलता रहा। प्रशासन में इसी पुराने सिस्टम के हावी रहने की वजह से हाल के सालों में राज्य को कई बड़े विवादों और सिस्टेमिक इश्यूज का सामना करना पड़ा है। आप इन घोटालों की लिस्ट देखिए। शारदा पोंजी स्कैम, इसमें 17 लाख आम लोगों ने अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई गंवा दी। नारदा स्टिंग, जहां 11 बड़े नेता कैमरे पर सरेआम पैसे लेते पकड़े गए। और फिर सबसे बड़ा झटका, एसएससी भर्ती घोटाला। इसमें तो अयोग्यता के ऐसे आरोप लगे कि हाईकोर्ट को एक झटके में 25,000 से ज्यादा टीचर्स की नियुक्तियां रद्द करनी पड़े। इन सब ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी और सिस्टम पर से भरोसा हिला दिया। और बात सिर्फ पैसों के घोटालों तक नहीं रुकी। हाल ही में संदेश खाली और आरजी कार मेडिकल कॉलेज की जिन दर्दनाक घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, उन्होंने प्रशासन और सुरक्षा पर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हालात इतने अजीब हो गए कि एक वक्त पर खुद राज्य की मुख्यमंत्री को अपनी ही पुलिस और प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। इससे जनता के मन में व्यवस्था को लेकर जो थोड़ा बहुत विश्वास बचा था, वो भी डगमगा गया। अब आते हैं आज के इस विश्लेषण के सबसे अहम मुद्दे पर, वेलफेयर इकोनॉमी बनाम सस्टेनेबल जॉब्स, यानी कल्याणकारी अर्थव्यवस्था और स्थायी रोजगार के बीच का फर्क। नीतियां जा किस दिशा में रही हैं? देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी कि मौजूदा सरकार ने जो 70 से ज्यादा कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, वो काफी सफल रही हैं। कन्याश्री योजना ने लड़कियों के स्कूल ड्रॉप आउट रेट को काफी हद तक कम किया है। लक्ष्मी भंडार के जरिए महिलाओं को हर महीने सीधे अकाउंट में कैश मिल रहा है। रूपश्री शादियों के लिए आर्थिक मदद दे रही है और 2 रुपए किलो चावल ने गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी है। पूरे इंडिया में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी मॉडल को सफल बनाने में बंगाल काफी आगे रहा है। लेकिन असली कैच यहीं पर है। ये वेलफेयर स्कीम्स तुरंत राहत तो देती हैं और गरीबी को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हैं, लेकिन दूसरी तरफ है इंडस्ट्रियल जॉब्स, यानी उद्योगों से मिलने वाला रोजगार, जो एक सस्टेनेबल भविष्य बनाता है। इंडस्ट्रीज से ही असली वेल्थ क्रिएट होती है, टैलेंट वहीं रुकता है और गरीबी जड़ से खत्म होती है। वेलफेयर स्कीम्स कितनी भी बेहतरीन क्यों ना हो, वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ से आने वाली लंबी आर्थिक आज़ादी की जगह कभी नहीं ले सकती। और जब पक्की नौकरियां और इंडस्ट्रीज नहीं होती तो क्या होता है? युवाओं का पलायन। एजुकेशन स्कीम्स काम कर रही हैं, युवाओं को डिग्रियां भी मिल रही हैं, लेकिन जब वहां कॉर्पोरेट सेक्टर ही नहीं है तो बंगाल के पढ़े लिखे और होनहार युवाओं को नौकरी की तलाश में दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर जैसे शहरों की तरफ भागने पर मजबूर होना पड़ता है। टैलेंट अपने ही घर में नहीं रुक पा रहा है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे और चुभने वाले सवाल पर लाकर खड़ी कर देती हैं। क्या सिर्फ गरीबी को मैनेज करते रहना ही काफ़ी है, या फिर उस बंगाल को, जो कभी पूरे देश के लिए एक मिसाल हुआ करता था, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए एक बार फिर से इंडस्ट्रीज और सस्टेनेबल जॉब्स की सख्त ज़रूरत है? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।